Hello, dear students. Once again, welcome back to myself Amulak. Today, we are going to continue our new lecture, which is gravitation for class 9 students, physics topic. So, before that, let me tell you what is physics, because most of the students were asking in the comment box section about physics. मतलब कि physics होता क्या है? देखो, actually physics एक science का पार्ट है जिसमें कि हम लोग all the physical things, यानी कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में होता है तो वो कैसे होता है, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, आइदर वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े, लेकिन फिजिकली जो रूप भी हम लोग कर रहे हैं वो सभी हमारे फिजिक्स के अंदर आता है। जैसे मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, ये मार्कर ऐसे करके मूव करके डाउनवर्ड आ गया, तो यहाँ पर भी एक फिजिक्स का अप्लाई होता है, एक रूल अप्लाई होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड आपके ऊपर जा रहा है, तो मेरा साउंड जो है आपके पास कैसे ट्रेवल कर रहा है, यही तो है फिजिक्स। So how we can say physics? Physics is a branch of science which deals with all the physical phenomena, whether it needs a medium or it doesn't need a medium. Means that कि physics कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आप बुक के लैंग्वेज पे समझो तो ऐसा है कि physics is the study of various matters, its composition। ऐसा नहीं है, कंपोजिशन का मतलब देखो, कंपोजिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन से फिजिकल चेंजेस हम लोग समझते हैं। तो all those things that we study in actually physics, physics is nothing but physics is a brother of mathematics। क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं, लेटर हमारा फिजिक्स का भी बहुत ही दोनों का इंटर कन्वर्जेंस बहुत ही ज्यादा होता है गाइस। तो चलो यहाँ तक तो फिजिक्स की बात क्लियर हो गई। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट we already knew that in order to move any object, from the second chapter we are known that in order to move any object we need a force. Force is required for the movement of any object. So there we studied that there are so many different types of force. Forces can be either contact forces or it can be either non contact forces. तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। तो देयर वी स्टडीड अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मींस दैट we taught about muscular force, frictional force. These are forces are considered as contact force, but the gravitational force is considered as the non-contact force, as like our magnetic force. These all forces are non-contact forces, guys। तो यहाँ पर से एक चीज जानो कि फोर्स जो है वो ग्रेविटेशन का एक पार्ट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ फोर्स। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और एक चीज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में क्या जानेंगे, ग्रेविटेशन मीन्स कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये तो फोर्स का रूल है, तो ग्रेविटेशन में तो फॉलो होगा ही होगा। एक चीज और होना है हम लोग कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोर्स होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता है, और सभी का अपना अपना अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है। मींस दैट all forces are not equal. We studied already that muscular forces depend on our capacity, whether electrical forces or we can say magnetic forces, whether we are making electromagnet or simple electric or simple magnet, both having different different capacity. So actually on the basis of their capacity, ये जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये बहुत ही कम फोर्स होता है, जिससे हम लोग लीस्ट फोर्स के कैटेगरी में रखते हैं गाइस। तो आपको क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल में मिलेगा, लेकिन आप 9th में इतना समझो कि gravitational force is the biggest force, and later we will study how we can define gravitation. Gravitation is a unification type of force. Means that unification क्या होता है कि एक थ्योरी के अनुसार आप बहुत चीजों को डिटेल में डिफाइन कर देते हैं, उसे हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं, जो लेटर आपको क्लास 11th में डिटेल से पढ़ना है। सो फर्स्ट वी नीड टू नो दैट how we can say that gravitation is considered as the unification. Actually gravitation doesn't apply on any one object, two object, or whether for certain object. No, actually gravitational force is acting on all over the object which are available on our earth or our whole world, or we can say all our universe, because according to the Newton ने क्या बोला था कि वहां पे at first time he noticed that whenever any object, suppose he noticed when he was sitting under an apple tree, there he saw that whenever any apple falls, then why it always comes downward। तो इसके रीजन के कारण उन्होंने ग्रेविटेशन में बहुत ही बड़ा रोल निभाया, और बहुत कुछ उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। ऐसे वो बहुत पहले से ही फोर्स के लिए फेमस है। तो इतना कुछ जानेंगे हम लोग, लेकिन अब एक चीज और जो हमारा आगे पढ़ेंगे हम लोग, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। बट बिफोर दैट गाइस, चलो अब आपके सिलेबस के अनुसार आपको मैं ले चलता हूँ। तो पहले हाउ वी कैन डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन इट इज ए type of non-contact force which attracts two objects in the universe।
So this much clear, guys. Now we are going to see about the universal law of gravitation. So guys, from here we are moving about the universal law of gravitation. Actually, gravitation doesn't act only between our Earth surface and any object. No, actually every object in the universe is on their fixed position because of gravitational pull only. We already knew that our solar system, all the planets revolve around the sun, but the reason is that all the planets doesn't go out from their axis. The reason is that because of the gravitational pull applied by the sun. Actually, not only sun is applying gravitational pull, even I am also applying a gravitational pull on the Earth surface, and Earth surface is also applying a gravitational pull on me. That we will see later, but the only thing you have to remember is that every object applies a force on the another object, whether it is of a small mass or large mass, that we will see later. But the next thing that we are going to see about the universal law of gravitation. Universal law of gravitation, ULG. According to the universal law of gravitation, there are two theories that we need to know. First theory is that, देखो first theory हमारे लिए क्या है? According to first theory क्या होता है कि every object in the universe attract another object, but the force depends upon the masses of the two objects or masses of two bodies. Two bodies. Suppose we are going to draw, we are going to see something. Suppose that this is a tree. Suppose this is a tree. Here one person is there. As verbally we can see that both of them are not in contact. Or we can say, leave it if you are not getting, suppose we can take here our ground, Earth surface. By the Newton example only we will clarify it. Or we can take any example, but suppose here we are taking another object as ground or our Earth surface. Here we can see that all the things always fall downward because of the gravitational pull, we already knew. But the next thing that I'm going to tell you about the universal law of gravitation is that the force, the magnitude of force depends upon the masses of two bodies. Means that how large the masses of two bodies are. Actually, by the first theory, we conclude that F is directly proportional to M1 and M2. We are taking here two objects for our convenience. So first object is our tree, and the second object that we are taking our Earth. So here we will take as the mass M1 is equal to our tree mass and M2 is equal to our the surface or the Earth or the mass of Earth. The next thing that we see according to the universal law of gravitation is that the force acting towards two objects is indirectly proportional or inversely proportional to the distance between them. From this example, you will get clarity. Suppose that here the tree is of 10 meter apparent height. Suppose we are taking another tree as pine tree. This tree is very, very large or very, very long. Here we can see that suppose 100 meter tree. Here we will see that the force applied, the magnitude of a force applied by the ground in both the conditions will not be equal. Because according to the second universal law of gravitation, we got that F is inversely proportional to R square. And because of these two universal theories, we got the formula of gravitational force. F is directly proportional to M1 upon M2 upon R square. But another later, this directly proportional sign is changed by the gravitational constant, which is G M1 M2 upon R square. So this much clear, guys. तो चलो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये बड़ा वाला G एक्चुअली होता क्या है. एक्चुअली दिस लार्जर G और कैपिटल G इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि मास कांस्टेंट होता है, यानी मास डजंट मैटर वेदर वी आर टेकिंग मास ऑन आवर अर्थ सरफेस, यूनिवर्स, सन, मून, एनीथिंग कैन बी देयर, बट द मेन कंटेंट इज दैट उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है. जस्ट वैसा ही ये भी होता है. इसका जो वैल्यू होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻11 m स्क्वायर kg स्क्वायर. अब देखो इसका जो वैल्यू हम लोग ला रहे हैं, यूनिट जो है वो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर क्यों. देखो इसके बारे में आपको क्लियर करता हूँ. एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि जब भी हम लोग g का वैल्यू लाने जाएंगे तो देखो हमें क्या मिलता है.
एक्चुअली मान के चलो हमारा एफ का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं फोर्स का कोई भी न्यूटन ही उसका यूनिट होता है। तो चलो इसे मैं रख के दिखाता हूँ आपको। तो न्यूटन इधर हो गया, ये आर स्क्वायर हमारा इधर डिवाइड में था, तो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो गया और m1 m2 हो जाएगा डिवाइड में। और यही कारण हुआ कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर हो गया और केजी स्क्वायर डिवाइड में चला गया। तो ये होता है उसका एक्यूरेट वैल्यू जो आपको नोट आउट करना है। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू मूव अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर अर्थ। देखो मैंने पहले बता दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन अपना एक अर्थ का भी एक ग्रेविटेशन फोर्स स्पेशल फोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस लिए अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ हम लोग अपना अपारेंट एक अनदर ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस मान के चलते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा इस अर्थ सरफेस पे है उसको हम लोग अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फोर्स और अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ आवर अर्थ। तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ आवर अर्थ में और जो हमारा होल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल रहता है, डिफरेंस रहता है कि जो हमारा होल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहां पे हम लोग का कोई भी दो अपारेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि हमारा अर्थ सरफेस रहे या ना रहे। लेकिन जब हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ आवर अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो वहां पे एक फिक्स हो जाता है कि हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट रहना चाहिए वो अर्थ ही रहना चाहिए। लेकिन बिफोर दैट गाइस, चलो आपको कुछ सर्टेन थिंग्स बता देते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो फर्स्ट थिंग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहले मैं बताता हूँ, एक्चुअली वी विल यूज सर्टेन टर्म्स। सबसे पहला टर्म क्या है कि मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। और एक बात और मैं बताता हूँ कि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट न्यूमेरिकल, मीन्स दैट कि थ्योरी से फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का 100% कंसेप्ट लेना ही लेना। तो इसलिए जो मैं वैल्यूज देने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही यूजफुल होने आए हैं और इन्हें आपको नोट आउट करके रखना है क्योंकि आगे हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट वन, मास ऑफ सन। मास ऑफ सन कितना होता है, देखो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट होता है, 2 × 10⁻30 kg। समझ सकते हो आप कितना होता है। सेकेंड है हमारा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, देखो मास ऑफ अर्थ भी बहुत ज्यादा होता है, 6। देखो एक्चुअली मास ऑफ अर्थ, बिफोर दैट गाइस आपको एक चीज और बताऊंगा, 6 × 10⁻24 kg। चलो पहले बताता हूं मास ऑफ मून। मास ऑफ मून कितना होता है, देखो 1.24 × 10⁻17 kg। इसके देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो मून का है ना, मून का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया गया, लेकिन आपको अपारेंट मान के चलना चाहिए कि 1.24 या 7.4 × 10 हमारा 22 kg होता ही होता है गाइस। वेट सॉरी गाइस, ये हमारा ये डिस्टेंस होता है जो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कंफ्यूजन के कारण। देखो ये जो होता है ये 22 होता है, ठीक है, 7.4 या इंटू 10⁻22 kg इसका मास होता है। अब चलो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज क्या जानना है, देखो ये दोनों का हम लोग मेनली लेके चलते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। इसे हम लोग सॉरी किलोमीटर में रखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ मून, अब देखो रेडियस ऑफ मून में मैंने पढ़ा था कि इसका जो कंपैरिजन में डिस्टेंस होता है या रेडियस होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही एक्सट्रीमली लो होता है गाइस। कितना वैल्यू होता है, देखो कितना वैल्यू होता है, ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसके लिए आपको लिख के देता हूँ 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। मैंने इसलिए सभी ये टर्म्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपको दे दिया क्योंकि आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट आवर नेक्स्ट टर्म। देखो बिफोर दैट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बिकॉज मैंने इस पहले से एडिट या कहो कि एक एडिशनल वीडियो बना दिया है, उसमें सिर्फ मैंने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में 5 मिनट में आपको क्लियर करके दे दिया है। तो वहां पर से आप देख लेना, मैं उसका जो कंसेप्ट रहता है इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, वहां पर से आप आके देख लेना। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू कंसेप्ट दैट वी हैव टू सी इन दिस वीडियो। चलो ये क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मींस दैट एवरी फोर्स attract or every force act another object the same magnitude of force, but वहां पे नेगेटिव होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग इससे ग्रेविटेशन के ऊपर फॉलो करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आपके दिमाग में यही डाउट आ रहा होगा। तो ऐसा पॉसिबल है गाइस। तो चलो इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हमें पता न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार पता चलता है कि सभी ऑब्जेक्ट एफ
12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये हमें पता था, हम लोग जानते थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम लोग वीडियो सेकंड में बात किए थे। तो ये हमारा किसके अपैरेंट के अनुसार था, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ग्रेविटेशन के ऊपर ये अप्लाई हो? हाँ गाइस, ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो अर्थ को भी वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट चीज जो हमें नेक्स्ट चीज जानना है, ये गाइस क्या है हमारा, हम लोग वहां से पढ़ के आए F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम, जो कि हम लोग फोर्स वाले वीडियो में जान गए थे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन आपको एक चीज क्या ध्यान देना है कि ये जो एक्सेलरेशन टर्म होता है इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। क्या स्पेसिफिक वैल्यू होता है? देखो, अगर हम लोग ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अर्थ के रेस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन न्यू जनरेशन होता है, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन उससे पहले जानने से पहले एक चीज जानो कि A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, होगा कि नहीं होगा? चलो, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या ऐसा होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज एन एप्पल, we had thrown this apple from the ground surface of the earth. We already knew that certain distance it will travel, but after traveling certain distance it will come down towards the ground. तो चलो यहाँ पर हम अभी कंक्लूड करने वाले हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट एप्पल भी हमारे अर्थ सरफेस को खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। देखो, इसलिए मैंने बोला F12 इज इक्वल टू माइनस F22 माइनस 21। देखो, अब यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि F जो है वो फोर्स अपॉन मास पे होता है, तो उसका वैल्यू आता है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम कंक्लूड करें कि हमारा पहला क्या है कि एक्सेलरेशन, देखो एक चीज हम लोग क्या जाने कि मास ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है? देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना समझना। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत ही कम होगा। ये चेन को हमेशा यूज रखना। जब किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन में मास हाई है तो उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो लो होगा, और अगर एक्सेलरेशन हाई है तो उसका बेसिकली मास होगा वो लो होगा। यही कारण होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस को अट्रैक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट का मास इतना छोटा होता है कि मान के चलो ये एप्पल है, एप्पल का मास 1 kg का भी हो सकता है, बताओ तुम्हें, बहुत होगा तो 10 ग्राम होगा। अब 10 ग्राम से तुम अपैरेंट अर्थ को कंपेयर कर सकते हो 6 × 10⁻24 kg। बोलो कहाँ के मूर्खता है? तुम अपने हंसोगे कि इतना बड़ा मास लेकर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? भाई यही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्थ भी मूव करता है। अब हमारा जो ग्राउंड सरफेस है उतना कितना फोर्स के साथ खिंचाता है, इसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलो इसके बारे में पहले दिखा देते हैं, आपको बताते हैं कि जो हमारा एप्पल है वह कितने फोर्स के साथ हमारे एक्सेलरेशन के साथ अर्थ सरफेस की ओर अट्रैक्ट होता है। तो देखो, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जब आप ग्रेविटेशन में जाओगे तो ये टर्म ए का जो टर्म होता है ये जी में चेंज हो जाता है। जी का क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह स्पेसिफिक सिर्फ उस सरफेस के लिए अप्लाई होता है जो कि हम लोग कंपैरिजन में लेंगे, जैसे अर्थ के लिए, मून के लिए और हमारे हेवनली बॉडीज के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में अर्थ सरफेस पे ऐसा पॉसिबल है, अगर आप कहिएगा कि भाई जैसे हम लोग पढ़ के आए F = gm/r², तो क्या ऐसा है कि हम लोग अर्थ को ना लेके कहें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज फॉलो होता है। कैसे? मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक्चुअली में लेटर पढ़ेंगे, आगे जाके क्या जानेंगे कि F = gm/r²। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। F = gm/r², और एक्चुअली यही जो F होता है ये हमारा G होता है गाइस। हाँ, ये G है, ये F है, दोनों सेम है। कहोगे सेम है? कहूंगा मैं सेम, क्योंकि फिजिक्स में इसे हम लोग सेम लेते हैं ग्रेविटेशन के लिए, और यही कारण होता है कि यहाँ पर से हमारा एक ऑब्जेक्ट का अपैरेंट जो लेस मास का होता है m1 m2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का एक मास हमारा फिक्स हो जाता है, जिससे हमारा इसका फॉर्मूला निकलता है gm/r²। तो ये छोड़ो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझा दूंगा मैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस एक्सेलरेशन के साथ एप्पल डाउनवर्ड आता है। तो इसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो कि हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ऐसा नहीं कि तुम एप्पल के नहीं आदमी को फेंकोगे तो भी हुआ इतना ही एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड पे आएगा, ये हमेशा यूनिफॉर्म होता है। अब चलो बात करिए, बहुत सारे ऐसे बंदे बोलते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, सब एक ही साथ आता है तो आदमी को फेंकते हैं तो वो लेट क्यों आता है, और हमें पत्ता को फेंकते हैं तो वो जल्दी क्यों आता है? चलो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल में। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन अब हमें जानना है कि क्या ग्राउंड ऐसा मूव कर रहा है। तो ग्राउंड का क्या होगा? देखो, ग्राउंड का मैं लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है ग्राउंड का? 1.24 × 10⁻22 मीटर/सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये क्या है, कहां से कहां हम कंपेयर कर रहे हैं? 1.24 × 10⁻22 मीटर/सेकंड स्क्वायर,
मतलब निग्लिजिबल वैल्यू यानी अर्थ सरफेस, यही कारण होता है कि मूव नहीं करता है। तो चलो इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, सभी के माइंड में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ थ्योरीज को ले रहे हैं क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल में जाएंगे तो फटाफट 2 मिनटों में कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे गाइस। तो चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग जानेंगे अबाउट द फ्री फॉल कंडीशन। चलो हम लोग बात कर रहे हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल actually free fall is nothing but it is a condition when an object is falling towards the ground surface only when gravitational force is acting and no any other force is acting. In that condition we tells that the object is falling under the free fall condition. तो चलो फ्री फॉल क्या है कि यानी वैसा फॉल, इसका नाम ही हमें बता रहा है फ्री फॉल, यानी ऐसा अपने आप में गिरना, फ्री से गिरना, फ्रेन ले गिरना। तो चलो भाई यहाँ से कि हम लोग को क्या जान के मिला है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा जी एक्ट करता है, यहाँ पे हमेशा हमारा जी एक्ट करता है, या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ऑफ अर्थ वर्क करता है। तो नेक्स्ट थिंग हमारा एक दिमाग में हमारे एक कंसेप्ट आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, देखने के कारण कि अगर हम लोग एक हाथी को, या कहो कि मान लो हमारा एक एलिफेंट, सपोज दैट नो लिव इट, सपोज दिस इज ए ह्यूमन और Here we can say a human is there। चलो ये हंस रहा है या रो रहा है इससे हमें मैटर नहीं करना। और ये हमारा मान के चलो बुर्ज खलीफा अभी काफी फेमस हो गया, तो चलो ये बुर्ज खलीफा, बहुत बंदे कहेंगे ये बुर्ज खलीफा है, ये तो हमारा क्या है, छोड़ो कुछ भी रहे, चलो मान के चलो ये बुर्ज खलीफा है, इसका तो हाइट बहुत ज्यादा है, इसे मैं क्या लिखूं। तो इतना जानो कि ये बुर्ज खलीफा पर से एक हमारा ये लड़का है और एक हमारा बाइक है, बाइक। तो हम इस दोनों को नीचे फेंकते हैं तो सभी कहेंगे कि बाइक नीचे जल्दी आ जाता है, और सभी हमें ये भी जानते हैं, सभी बोल देते हैं कि बस मास के कारण ऐसा होता है क्योंकि हाई मास है तो जल्दी आएगा। नहीं, मास के कारण नहीं होता, मैंने पहले बताया कि मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तुम हाई मास को भेजो या लो मास को, एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 9.8 ही लगता है। तो डिफरेंस क्यों होता है, देखो डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि उनका सरफेस एरिया में इंटरचेंजमेंट आता है। अब कहोगे कि तुम मक्खी के सरफेस एरिया क्या ह्यूमन के सरफेस एरिया के इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू नहीं है। और यही कारण होता है कि सरफेस एरिया के इन्वर्जन होने के कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लेट से या जल्दी गिरने का रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग जानेंगे फ्री फॉल। ये फ्री फॉल फर्स्ट टाइम गैलीलियो के द्वारा कंडक्ट किया गया था, क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के रेसिस्टेंस में या एयर को हटा दिया जाता है, क्योंकि एयर भी एक प्रकार का फोर्स है जो कि थ्रस्ट अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट को रेसिस्ट करता है डाउनवर्ड आने में। और यही कारण होता है कि जिसका हाई सरफेस एरिया होता है वो काफी कंपेरेटिवली लो सरफेस एरिया के कंपेयर में काफी लेट से ग्राउंड सरफेस पे आते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्री फॉल कंडीशन। तो फ्री फॉल कंडीशन जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। और गैलीलियो गैलीली में क्या इन्होंने अप्लाई किया था कि इन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर रेसिस्टेंस ना रहे तो हम लोग एलिफेंट को फेंकें या एक हम लोग कॉइन को फेंकें तो दोनों एक ही साथ ग्राउंड सरफेस पे आएगा, ठीक है। बस वहां पे हमारा एयर का जो हमारा वैक्यूम में करना है, ठीक है, वहां पे एयर को हम लोग लेना है क्योंकि एयर भी अपना एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो इसका जो प्रैक्टिकल किया था वो किया था रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट बायल ने वैक्यूम का एक पंप बनाया, इस वैक्यूम में उन्होंने एक कॉइन को डाला और एक पत्ते को डाला, एक हम लोग जानते हैं पंख। और इस पंख और कॉइन को डालने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये पंख और कॉइन दोनों एक ही साथ ग्राउंड सरफेस पे आएगा। और यही जो रॉबर्ट बायल का थ्योरी है ये फ्री फॉल थ्योरी के नाम से काफी फेमस हो गया। तो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग जानेंगे वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिटेल से। तो चलो हम लोग स्मॉल जी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ADG। तो जी हमारा स्मॉल रहना चाहिए। चलो अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले बता दिया कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑलवेज लेट ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमेशा यूनिफॉर्म होता है, ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, बस ये सभी को G इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो नेक्स्ट थिंग जो हमें जानना है गाइस वो क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो सभी जगह सेम नहीं होता है। G इज नॉट इक्वल ऑन ऑल प्लेसेस, ये वेरी करता है। वेरी कैसे करता है देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली वी ऑलरेडी न्यू दैट सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज सेंटर, this is surface or pole we can say. Actually we already knew that poles the radius always matters, or the distance when we move from our center towards the poles we get more distance, और more distance हो जाने के कारण वहां पे ग्रेविटेशन का जो हमारा
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये कम हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि सभी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही रहता है, तो नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग अर्थ में ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं, ऊंचे जाते जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गए, तो वहां पे जी का वैल्यू काफी कम जाता है। और वही होता है कारण क्या, कि डाउनवर्ड भी जा रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट के अंदर चलते जाते हैं, अंदर चलते जा रहे हैं, सी लेवल के बहुत अंदर चले गए, तो वहां पर भी जी का वैल्यू काफी डाउनवर्ड चला जाता है। तो दोनों सिचुएशन में डाउनवर्ड ही होता है, घटता ही वैल्यू है। लेकिन सबसे ज्यादा जो 9.8 न्यूटन पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ होता है। तो चलो भाई इतना तो क्लियर हो गया कि वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग सन के ऊपर जा रहे हैं, मून के ऊपर जाए, तो क्या वहां पे वेरिएशन होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वहां पर भी क्या होता है कि जो हमारा मून के ऊपर क्या होता है, देखो मून का रेडियस क्या होता है हम लोग जानते हैं। मून का रेडियस अगर हम लोग कंपेयर करें अर्थ के रेडियस में, तो हम लोग मैंने पता बताया 7.24 इंटू 10⁻7 समथिंग होता है इसका किलोमीटर। लेकिन अर्थ का क्या होता है 6.24 इंटू 10 कितना होता है बताओ? वेट गाइस वेट, हाँ देखो इसका जो होता है मैंने बताया -7 समथिंग होता है, लेकिन इसका 6 किलोमीटर होता है। देखो अब पारेंट जो ये होता है, ये दोनों का रेडियस कितना हाई लो करता है। देखो हम लोग जान रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो काफी ज्यादा, लगभग थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कंपेयर टू मून का हमारा बड़ा है। और यही कारण होता है गाइस कि वेट गाइस वेट, देखो काफी कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा हमें कंसीडर करने में कंफ्यूजन लाते रहता है। तो ये इसका वैल्यू, क्योंकि मैंने अभी जो दे दिया था वो इसका मास था, तो उसे छोड़ो आप, बस इतना समझो 3.84 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। तो इन दोनों के रेडियस में काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं। यही कारण होता है कि इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो चेंज हो जाता है और वो काफी कम हो जाता है। अगर हम लोग इसके फॉर्मूले के अनुसार चलें, g = gm/r², तो देखना वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा उसका वैल्यू आता है वो 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि एक्चुअली 1/6 ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यही कारण होता है कि हमारा W भी इंटरचेंजमेंट देखने को मिलता है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो गाइस कितना क्लियर है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है हमारा कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी जी का वैल्यू हमें किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो वैसे मैं आपको क्लियर करके दूंगा, एक एक चीज के बारे में बता दूंगा। तो पहला मैंने पहले बता दिया कि मास के ऊपर जी का वैल्यू डिपेंड करता है नहीं। किसी भी मास को फेंको तुम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही एक्सेलरेशन के साथ ग्राउंड सरफेस से वो आता है अर्थ के, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हमेशा उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या करता है, डाउनवर्ड की ओर आता है। तो पता चलता है हमें किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कहाँ पे, जब आपको देखिए पता करता है हम लोग कि कहाँ पे डिपेंड करता है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है कई बार हमारे रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो रेडियस मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस हम लोग कहाँ अर्थ के अपवर्ड जा रहे हैं, सरफेस के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलता है। So next concept that we are going to study is that about the mass and weight। तो चलो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया गाइस, मास एंड वेट। अगर कोई बंदा 8th क्लास का बंदा या कोई और स्टूडेंट देखेगा तो कहेगा मास वेट तो बस एक ही है, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। अब अंतर उसे पता रहे या ना रहे, लेकिन बोल तो देख। चलो मास को डिफाइन करते हैं। देखो मैंने पहले बताया कि बुक के अकॉर्डिंग ना चलो गाइस, वेट ये सर्वर इशू है, थोड़ा सा वेट करो। चलो गाइस अब थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है, ठीक है, वेट अब आपको क्लियर दिख रहा है गाइस। देखो थोड़ा आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, एक मिनट गाइस मैं इसे भी क्लियर करता हूँ। चलो अब गाइस क्लियर आ रहा है, थोड़ा आपको मैनेज करना है, मैं बीच बीच में लिखूंगा, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस ये काफी क्वालिटी डल हो जा रहा है, इसी कारण से वी आर गोइंग टू लीव ओवर हियर ओनली गाइस, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट पार्ट में। बस कुछ भी नहीं है, बस थ्रस्ट वेट मास को क्लियर करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लाता हूँ। पहले मैंने बताया कि मोशन के कुछ एक्सपेक्टेड या रिलेटेड क्वेश्चन या सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, फोर्स का डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।